Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is collider state। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोलाइड्स होते क्या हैं, वे किस तरह से फॉर्म होते हैं और उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोलाइडल स्टेट के क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज के हमारे कंटेंट के बारे में, जो कि पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड एंड सेकंड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। कोलाइड्स को जनरली दो बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। कोलाइडर के बिहेवियर नेचर के बेस पे से दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। द फर्स्ट इज लियोफिलिक कोलाइड एंड द सेकेंड इज लियोफोबिक कोलाइड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लियोफिलिक कोलाइड होते क्या हैं। ठीक है, दोज कोलाइड इन विच द डिस्पर्स्ड फेस एग्जिबिट a great affinity for the dispersion medium in which they are radially dissolved are called लियोफिलिक कोलाइड। लियोफिलिक कोलाइड जैसे कि हिंदी में द्रव स्नेही कोलाइड भी कहा जाता है, ऐसे कोलाइड होते हैं जिन्हें किसी भी सॉल्यूशन के साथ डिज़ोल्व करने पर कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। जब लियोफिलिक कोलाइड को किसी अनदर मेथड के थ्रू या जब सॉलिडिफाई किया जाता है और आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन जब उन्हें किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है, तब भी ये रैपिडली क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि गम, स्टार्च, एल्ब्यूमिन एक्सेट्रा, ये ऐसे सॉल्यूशन हैं जो कि कंटिन्यूअस कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते रहते हैं। देन फ्रॉम सच कोलाइडल सॉल्यूशन when dispersion medium is separated by vaporization or some other method। इसका मतलब जब कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है तब हम जब उसका सेपरेशन करते हैं, ठीक है, किसी भी मेथड के थ्रू या वेपोराइजेशन मेथड के थ्रू जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन का सेपरेशन करते हैं तब क्या होता है, देन अ सॉलिड इज ऑब्टेन, तो हमें एक सॉलिड कंपाउंड मिलता है which again form a colloidal solution on coming in contact with the dispersion medium, जो किसी another dispersion medium के contact में आने से and rapidly क्या करते हैं, colloidal particles का formation करते हैं। ठीक है, therefore such colloids are also known as reversible colloid। तो इस तरह के सॉल्यूशन जो कि समय समय पर टाइम टू टाइम कोलाइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल के फॉर्मेशन के बाद यदि हम उन्हें रेस्ट कंडीशन में रख दें और दैन उसके बाद हम उसे हिलाएं तो भी वे तुरंत क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स ये किस तरह की रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, सो व्हेन डिस्पर्शन मीडियम इज़ वाटर, अगर डिस्पर्शन मीडियम हमारा वाटर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स कहेंगे। ठीक है, हाइड्रोफिलिक दो वर्ड से मिलके बना है, द फर्स्ट इज हाइड्रो एंड द सेकंड इज फिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फिलिक का मतलब होता है लविंग, मतलब जो जिस सॉल्वेंट में हम कंपाउंड को डिज़ोल्व करेंगे वो उसके साथ क्या होता है, ईजिली अट्रैक्ट हो जाता है और कोलाइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करता है। सेकंड आता है हमारा लियोफोबिक कोलाइड्स। लियोफोबिक कोलाइड जो होते हैं लियोफिलिक कोलाइड का जस्ट अपोजिट होता है। लियोफिलिक में क्या करते थे, वे टाइम टू टाइम कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते रहते थे। ठीक है, लेकिन लियोफोबिक में ऐसा नहीं होता। दोज कोलाइड इन विच द डिस्पर्स्ड फेस एग्जिबिट नो अट्रैक्शन फॉर द मीडियम और सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि लियोफोबिक में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है, जिसके कारण ये कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते ही नहीं हैं। जैसे कि गोल्ड, आर्सेनिक सल्फाइड,
सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है। दे डू नॉट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेन स्टीर्ड विथ वाटर। अगर हम सॉल्यूट को वाटर में भी डिज़ोल्व करते हैं और शेक करते हैं तब भी ये कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय सम स्पेशल मेथड। इसके लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड अप्लाई करनी पड़ती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। देन दिस कोलाइडल सॉल्यूशन आर नॉट स्टेबल। इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल नहीं होते एंड गेट प्रेसिपिटेटेड और कोएगुलेट ऑन एडिशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट और ऑन स्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि अगर हम लियोफोबिक सॉल्यूशन को किसी अदर इस मेथड के थ्रू अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन जब बनता है तो ये ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है। ये या तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं या कोएगुलेट हो जाते हैं या फिर कुछ समय तक रखने के बाद अगर हम उसे रेस्ट पे छोड़ दें तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसे दोबारा हिलाने पर वो कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन नहीं करते। दे डू नॉट कन्वर्ट बैक इनटू कोलाइडल स्टेट ईजली वंस बीइंग प्रेसिपिटेटेड। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल कोलाइड्स कहते हैं। रिवर्सिबल कोलाइड आप जानते हैं जिसमें आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होता है लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन इरिवर्सिबल कोलाइड में अगर एक बार कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, रिएक्टेंट से एक बार कोलाइडल सॉल्यूशन यदि हमारा बन गया और अगर वो प्रेसिपिटेट हो गया या कोएगुलेट हो गया तो वो दोबारा से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करता है। इट मीन्स ये किस तरह का सॉल्यूशन है, इरिवर्सिबल कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है। यदि हमारा डिस्पर्शन मीडियम क्या हो, वाटर हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स कहेंगे। हाइड्रोफोबिक कोलाइड हाइड्रोफिलिक की ही तरह दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। ठीक है। देन सेकंड जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है। पार्टिकल के नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर कोलाइड को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। पहला आता है हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, दूसरा है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड, तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइड। सबसे पहले आता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। ठीक है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, in this type of colloidal solution colloidal particles are made of aggregate of small atoms or molecule of size less than 10 angstrom। इस तरह के जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स होते हैं, ठीक है, इनके जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। ठीक है। तो 10 एंगस्ट्रॉम से कम वाले जो पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एग्रीगेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय वैन डर वाल फोर्सेस। ऐसे जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स होते हैं ये एक दूसरे से वैन डर वाल फोर्स के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। देन सेकंड आता है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इन दिस टाइप In this type of colloidal solution, dispersed phase is made of single macromolecule। मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस होता है वो सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। दे हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है एंड आर जनरली पॉलीमर्स। और ये क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। आप सभी को पता है जो पॉलीमर्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है। द साइज ऑफ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल इज ऑफ
ऑर्डर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल 10 एंगस्ट्रॉन्ग टू 1000 एंगस्ट्रॉन्ग। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो कितना होता है, 10 एंगस्ट्रॉन्ग से 1000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होता है। एंड देयर फॉर ओनली वन मैक्रोमोलिक्यूल इज सफिशिएंट टू फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, एक ही मैक्रोमोलिक्यूल सफिशिएंट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। देन थर्ड आता है एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं, सम कोलाइडल पार्टिकल बिहेव एज अ ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, बट इन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन दिस आयन एग्रीगेट टू कन्वर्ट इनटू द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन इस तरह के जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये एग्रीगेट होकर मतलब एक झुंड बना लेते हैं, जिसके कारण ये जो झुंड होता है एज अ कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज का होता है। दिस एग्रीगेट पार्टिकल आर कॉल्ड मिसेल्स। ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिसेल्स कहलाते हैं। और ऐसे कोलाइड्स को क्या कहा जाता है, एसोसिएटेड कोलाइड्स कहा जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है सोप का, जिसका फॉर्मूला है C17H35COONA। जब इन्हें डिज़ोल्व किया जाता है तो ये आयनाइज हो जाते हैं C17H35COO- एंड Na+। जनरली ये मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है कैसे है, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। होता क्या है, ये जो हमारा एक पोर्शन होता है, ठीक है, ये जो पोर्शन होता है इस पोर्शन को कहते हैं हम टैल। ठीक है, और ये जो पोर्शन होता है इसे कहा जाता है हेड। दो पोर्शन होते हैं टैल और हेड। ये जो टैल पोर्शन होता है ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ठीक है, और ये जो हेड होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है, जो चाहे निगेटिवली चार्ज्ड हो चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। होता क्या है, जैसे कि अगर हम ग्रीस का एग्जाम्पल लें, ठीक है, या फिर मैं सोप का एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, सोप को जब हम पानी में घोलते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, मिसेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सोप करते क्या है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो टैल पोर्शन होता है वो डस्ट पार्टिकल के अंदर इंटर करता है और हेड पोर्शन बाहर रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारे टैल पोर्शन जो होते हैं वो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाते हैं, एक झुंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये अगर निगेटिवली चार्ज है तो इनके साथ पॉजिटिवली चार्ज आयन आएंगे, और यदि पॉजिटिवली चार्ज है तो इनके साथ निगेटिवली चार्ज आयन आएंगे, जिसके कारण डस्ट पार्टिकल जो होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड की प्रॉपर्टीज जो है उसको जनरली कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला आता है जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी में आपका पहला आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहला है हमारा हेट्रोजीनस नेचर। हेट्रोजीनस नेचर जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, हेट्रोजीनस होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो दो होमोजीनस फेस से मिलकर बने हुए थे, दैट इज डिस्पर्स्ड फेस एंड द सेकेंड इज डिस्पर्शन मीडियम। सेकेंड आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन आर जनरली स्टेबल and colloidal particle remain suspended in the solution. Their sedimentation occur only when they coagulate. सेडिमेंटेशन में क्या बताया गया है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में आप इसमें कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन में ये जो छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये कोलाइडल पार्टिकल कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहने के कारण ये इजीली सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, इन्हें सेटल डाउन करने के लिए हमें कुछ टेक्निक की यूज़ करनी पड़ती है, जैसे कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था।
ठीक है। तो जब कोलाइडल पार्टिकल ईजिली सेटल डाउन नहीं होते हैं, दैट प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन, जिसके लिए हमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम कोलाइडल पार्टिकल्स को नीचे सेटल डाउन कर सके। थर्ड आता है आपका एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होता क्या है? इन कोलाइडल सॉल्यूशन लार्ज नंबर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ साइज 10 एंगस्ट्रॉन्ग टू 1000 एंगस्ट्रॉन्ग आर प्रेजेंट। आप सभी को पता है कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका साइज क्या होता है? 10 एंगस्ट्रॉन्ग से 1000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होता है। सिंस एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, एब्जॉर्प्शन क्या है? एक प्रकार का सरफेस फिनोमिना है। एंड सरफेस एरिया ऑफ दिस पार्टिकल इज़ वेरी लार्ज। इन पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण कोलाइड है वेरी अफेक्टिव एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी, जिसके कारण कोलाइड की जो एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी है वो हाईली अफेक्टिव होती है। जैसे कि एनिमल चारकोल कैन एब्जॉर्ब कलर्ड मेटल अफेक्टिवली। जो एनिमल चारकोल होता है, एनिमल चारकोल की प्रॉपर्टी होती है रैपिडली एब्जॉर्ब करना, और वो किसे एब्जॉर्ब करता है? कलर मैटर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? क्योंकि एनिमल चारकोल का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हाईली अफेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सच एज ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देन डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ये सारी की सारी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट। ये जो सारी प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है पार्टिकल्स के मॉलिक्यूलर वेट पे, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स है, ज़रूरी तो नहीं है कि कोलाइडल पार्टिकल वेट में लाइट हो या वेट में हैवी हो। वो लाइट भी हो सकते हैं, हैवी भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है पार्टिकल्स के ऊपर, और उन्हीं पार्टिकल के मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है उनकी ऑल प्रॉपर्टीज़। In colloidal system, the dispersed particle have a very high average molecular weight. The magnitude of colligative property is therefore usually very small. Clear है? Then next आता है kinetic property of colloidal salt, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ब्राउनी मोशन, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा कि ब्राउनी मोशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह प्रॉपर्टी प्रपोज की थी, द साइंटिस्ट नेम इज़ रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने ये प्रॉपर्टी सन 1827 में प्रपोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की थी जब वो कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दैट ऑब्जर्व दैट pollen grain suspended in water show केसलेस रैंडम मोशन। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो वाटर में सस्पेंडेड हो जाते हैं। इसी के बेस पे उन्होंने अपना काइनेटिक प्रॉपर्टी प्रपोज किया था, जो इन दिस मोशन अ पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव इन शॉर्ट स्ट्रेंथ पाथ ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डायरेक्शन। आप सभी जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो वे पार्टिकल कंटिन्यूअस फ्री पाथ में क्या करते रहते हैं? मोशन करते रहते हैं, और इस मोशन के दौरान कई बार टक्करें भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिन्हें डॉट से शो किया गया, दिख रहा होगा आपको ये पार्टिकल। ठीक है, ये पार्टिकल देखिए किस तरह से मूवमेंट करते हैं, कभी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कब टकराने के बाद फिर दूर जा रहे हैं, फिर दूसरे से टकरा रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं। तो इस तरीके से इनमें क्या होता जाता है? मोशन होता रहता है। ठीक है, तो दैट मोशन इज नोन एज ब्राउनी मोशन। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि ब्राउनी मोशन में होता क्या है। ब्राउनी मोशन में जब पार्टिकल एक दूसरे से इस तरीके से टकराते हैं, ठीक है, तो टकराने के कारण जो स्ट्रक्चर बनता है, डैट स्ट्रक्चर इज नोन एज जिग जैग स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जिसका बेस्ट एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट।
आप सभी जानते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने टिंडल इफेक्ट प्रपोज्ड किया था, ठीक है। तो when a strong beam of light is concentrated on a true solution, the beam passes through it but its path is not visible. ट्रू सॉल्यूशन आपको पहले भी बताया गया है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पार्टिकल साइज क्या होता है, सेम होता है। तो सेम होने के कारण जब हम इनमें लाइट पास कराएंगे तो ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ना एब्जॉर्ब करेंगे ना एमिट करेंगे। यदि लेकिन हम यही लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कराएं तो क्या होगा, देखिए। When the strong beam of light is passed through a colloidal solution and view at right angle, the path of the beam become visible. जब हम किसी कोलाइडल पार्टिकल पर रेडिएशन पास कराते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो कि मूवमेंट करते रहते हैं, कुछ लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं जो उनकी कैपेसिटी होती है, और जो बाकी की बची हुई लाइट होती है उसे वो क्या करते हैं, एमिट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो फिनोमिना होता है, दैट फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सॉल्यूशन है कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। जब हम कोई लाइट बीम, ये आपका क्या है, ये लेंस है, ठीक है। हम लाइट को पहले लेंस से फिर लेंस से सॉल्यूशन में पास कराते हैं, ठीक है। तो जब हम लाइट को सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी लाइट को, बची हुई लाइट को एमिट कर देते हैं। हर पार्टिकल का अपना नेचर होता है कि उसे किस लाइट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना है। हो सकता है वो लोअर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, ये भी हो सकता है कि वो एवरेज वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करे, या फिर वो हायर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो जब पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो देख सकते हैं वो इस तरीके से स्पार्किंग करते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से वो क्या करते हैं, स्पार्किंग करते हैं, मीन चमकते हैं। और चमकने के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं। ये जो कोन होता है, इस कोन के अंदर जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट है सभी के सभी क्या करते हैं, स्पार्किंग करते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट आता है दिस फिनोमिना फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जे टिंडल। जैसे कि मैंने आपको बताया, he suggested that colloidal particle absorb light energy and then emit it in all direction, ठीक है। एब्जॉर्ब करेंगे और बाकी को एमिट कर देंगे। पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन आर टू स्मॉल टू कॉज सच अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ड्यू टू विच द पाथ ऑफ लाइट रिमेन इनविजिबल। कोलाइडल सॉल्यूशन एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड बिकम सेल्फ illuminated. They emit the light absorbed in the form of ray of shorter wavelength, ठीक है। It may be seen only when viewed perpendicular to the beam of light ray, thus forming a hazy beam cone which is called Tyndall cone. आपको यहाँ डायग्राम में जो मैंने पहले बताया था देख सकते हैं, लाइट सोर्स है, लेंस से हम पास कराते हैं ताकि लाइट को एक जगह हम क्या कर सके, कॉन्ट्रास्ट करके डायरेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर पास कर सके। जब सॉल्यूशन से पास करते हैं तो कोन टाइप स्ट्रक्चर बनता है और इस कोन के पार्टिकल चमकने लगते हैं, जिसे कि हम माइक्रोस्कोप की सहायता से इजीली देख सकते हैं। ये था आपका टिंडल इफेक्ट। देन लास्ट प्रॉपर्टी आती कलर। कोलाइडल पार्टिकल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। If wavelength of scattered light lie in visible region, colloidal solution look color. विजिबल रीजन जो होता है वो जनरली 400 nm से 800 nm वेवलेंथ के बीच में प्रेजेंट होता है। 400 से 800 के प्रेजेंस में हमको सारे कलर की रेडिएशन दिखाई देती है, जिसे कि हम विजिबल रीजन कहते हैं, ठीक है।
400 की जो nm होती है वो वायलेट कलर की रेंज, वायलेट कलर को शो करती है, और 800 nm की जो रेंज होती है वो रेड कलर शो करती है, और बाकी के जो कलर है इन दो कलर के बीच में ली करते हैं। ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑफ कलर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्हें कौन से कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना है। जैसे कि सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर के ऊपर से जब हम लाइट रेडिएशन पास करते हैं तो ये या तो ऑरेंज कलर, ऑरेंज येलो कलर शो करती है, ऑरेंज रेड शो करती है, वायलेट या फिर डार्क वायलेट कलर शो करती है, जो कि डिपेंड करता है कि सिल्वर का साइज कितना है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। थैंक यू।